होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेगनेंसी में देते हैं तो वो आने वाले चाइल्ड को डिजीज़ ना के बरोबर हो या उसका इंटेंसिटी एकदम कम हो। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी में होम्योपैथी का रोल काफ़ी बड़े स्तर पे आता है। पहले उन्होंने कंसीव किया, प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, बट सेकेंड मंथ थर्ड मंथ में बिना रीज़न के वो चाइल्ड का मिसकैरेज हो गया। काफ़ी बार फीमेल्स को सर्दी हुई प्रेगनेंसी के दौरान और उसको कॉफिंग स्टार्ट हुआ। कॉफिंग के कारण एब्डोमिनल प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है एंड उस कारण से अर्ली डिलीवरी या मिसकैरेजेस जैसे केसेस हमें मिलते हैं। पहले के ज़माने में एलोपैथी की जो डोजेज होती दैट वाज वेरी डेट्रीमेंटल। पेशेंट बीमारी से एक्सपायर हुआ कि उस दवाई से एक्सपायर हुआ पता नहीं चलता था। नाउ डेज वी सी कैंसर केसेस में आयुर्वेद के काफ़ी अच्छे जड़ी बूटियाँ हैं जो काम करती है। एलोपैथी में क्या करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एलोपैथी को क्रिटिसाइज करूँगा कि एलोपैथी में वो लोग स्किन ऑइंटमेंट्स देते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिथ है कि सबसे पहले तो होम्योपैथी स्लो काम करता है। उस चक्कर में लोग डरते हैं कि भाई हम आपके पास आए नहीं। काफ़ी सालों से होम्योपैथी को बदनाम किया जा रहा था कि होम्योपैथी में स्टेरॉइड यूज होता है। आपल्या सगळ्यांना योगेश पाटीलचा नमस्कार. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे 10 पट मोठी स्वप्न पाहणाऱ्या नव्या महाराष्ट्राच्या सगळ्यात इन्स्पिरेशनल पॉडकास्टमध्ये, ज्याचं नाव आहे श्रीमंत स्टुडिओ प्रस्तुत श्रीमंत व्हा विथ योगेश पाटील. मित्रांनो, आजच्या एपिसोडमध्ये आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर सौरभ. तर टाइम वेस्ट न करता चला स्टार्ट करूयात. डॉक्टर सौरभ, तुमचं श्रीमंत व्हा या महाराष्ट्रातील सगळ्यात इन्स्पिरेशनल मराठी पॉडकास्टमध्ये स्वागत आहे. थँक्यू. येस, तर सगळ्यात आधी आमच्या ऑडियन्सला तुमच्याबद्दल ऐकायला आवडेल. सो मी डॉक्टर सौरभ शाह, मी होमिओपॅथी प्रॅक्टिस करतात मुंबईमध्ये आणि मी माझे अभ्यास केले CMP होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज विलेपार्लेमधून आणि माझे पोस्ट ग्रॅज्युएशन अहमदनगरपासून केलेलं आहे मी. आणि मी प्युअर होमिओपॅथिक प्रॅक्टिस करतो आणि माझे खूप इंटरेस्ट जे बेसिकली तुम्ही अगर विचारणार तर माझे इंटरेस्ट आहे ते गायनेकोलॉजिकल केसेसमध्ये, प्रेग्नन्सी मॅनेजमेंटमध्ये आणि पिडॅट्रिक मॅनेजमेंट. ते इन्फंट असतात ते लहानपणापासून मोठेपणून. आपण तुम्ही हिंदीमध्ये बोलू शकता. Okay. तसं काही नाही, कारण कसं की लोकांपर्यंत राईट मेसेज पोहोचला पाहिजे. येस येस लँग्वेजचं एवढं काही बॅरियर नाही आहे. राईट Okay? राईट. आता तुम्ही सांगितलं की तुम्ही हाँ. होमिओपॅथीमध्ये प्रॅक्टिस करता. किती वर्षांचा तुम्हाला एक्सपिरियंस आहे? मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर बेसिकली. ओके. एंड मेजरली हमने कोविड के टाइम पे होम्योपैथी से कोविड के पेशेंट्स को मैनेज किया था. दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क एट दैट टाइम, क्योंकि कोविड का कोई इलाज था नहीं जब स्टार्ट हुआ था. सो अंडर होम्योपैथी हमने हमारे पास ऐसे मेडिसिन्स थे जिसके हेल्प से हमने कोविड केसेस को मैनेज किया बिना उनको एडमिट कराए, और उनको प्लस उनके फैमिली मेम्बर्स को भी हमने सेफ रखा. तो ये बहुत एक बड़ा टास्क था वो टाइम पे. एंड ग्रेजुअली हम होम्योपैथी में बेसिकली प्रेगनेंसी और इसके रिलेटेड का काम हम बढ़ाते गए हमारा. ओके. तर आपण थोडंसं स्टार्टिंग पासून बघूयात. हाँ. आता जे होमिओपॅथी असतं हाँ. याची सुरुवात एक्झॅक्टली कशी झाली होती? सो होम्योपैथी बेसिकली उसको जो फाउंड किया था डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन. सो ही वॉज अ जर्मन डॉक्टर, MD थे बेसिकली. एंड वो समय ऐसा था अराउंड 1755 के उनका जन्म था, एंड उसके बाद की वो जो 100 ईयर्स उनका जो था बेसिकली, तो दैट वाज द पीरियड. तो वो टाइम पे ट्रीटमेंट वाज वेरी बहुत क्रूड तरीके से होती थी, आप बोल सकते हो एक तरीके से, कि कहीं पर कुछ स्वेलिंग हुई तो उसको सीधा कट कर दो, ब्लीडिंग करो. तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि पेशेंट उसकी बीमारी से मरा कि वो थेरेपी से मरा. दैट वाज वेरी कन्फ्यूजिंग. तो उस टाइम पे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को बहुत बेसिकली लगा कि ये जो चीज़ हो रही है दैट इज़ नॉट राइट. तो उन्होंने वो टाइम पे प्रैक्टिस छोड़ी एंड ही स्टार्टेड बेसिकली कन्वर्जन ऑफ द स्क्रिप्ट्स, ओल्ड स्क्रिप्चर्स उन्होंने कन्वर्ट करना स्टार्ट किया. एंड उस दौरान उनको एक जगह लिखा मिला कि मलेरिया जो डिजीज़ है इट इज़ गेटिंग क्योर्ड विद द पेरुवियन बार्क. सो उन्होंने कहा कि ये क्यों क्योर हो रहा है, तो उसका उन्होंने स्टडी किया. तो किसी ने लिखा था कि वो बिटर सब्सटेंस है, इसके लिए वो क्योर कर रहा है. पर सैमुअल हैनीमैन सर बोल रहे थे कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा. सो ही बेसिकली हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके, टेस्ट करके फिर उसका रिजल्ट्स देखना चाहते थे वो. तो उन्होंने क्या किया, उस पेरुवियन बाग को खुद खाया. अब खुद खाया सर्टन डोज में, तो उन्होंने देखा कि अचानक से मलेरिया जैसे सिम्टम्स उनके शरीर में डेवलप होने लगे. तब उनका इंट्यूसिव जो दिमाग था उन्होंने उस टाइम पे क्लिक हुआ कि नहीं, ये जो पेरुवियन बाग है मलेरिया को जस्ट बिकॉज वो कड़वा है इसके लिए ठीक कर रहा है, ऐसा नहीं. ये इसलिए क्योर कर रहा है क्योंकि ये जो सब्सटेंस है हेल्दी ह्यूमंस के अंदर सिमिलर सिम्टम डेवलप कर पा रहा है. तब उन्होंने इस चीज़ में और पीछे टेक्स्ट में स्टडी किया
कि कहाँ कहाँ पे इन चीज़ों का मेंशन है, और तब जाके उन्होंने देखा कि ऐसे काफ़ी सब्सटेंसेस है जब एक कोई हेल्दी पर्सन खाता है तो उसमें मेडिसिनल ये हेल्दी पर्सन जब खाता है तो डिजीज सिम्टम डेवलप होते हैं, और जब उस सेम सब्सटेंस को आप एक किसी को सिमिलर डिजीज़ हो जब उसको देते हो तो वो डिजीज़ बेसिकली क्योर हो सकती है। Okay, okay. तो इस तरीके से वो लाइक क्योर्स लाइक जो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन है होम्योपैथी का, बेसिकली ये वहाँ से उन्होंने उसको एक प्रॉपर उसको स्ट्रक्चर दिया, एंड इस बेसिस पे उन्होंने बहुत सारा फिर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन ली जो उस टाइम पे बेसिकली प्रचलित हो, बेसिकली कि ये चीज़ से ये क्योर हो रहा है, ये चीज़ से ये क्योर हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस सब्सटेंस को हेल्दी ह्यूमंस पे दिया, और उन्होंने देखा यस वो जो सब्सटेंस है वो उस हेल्दी ह्यूमन में वो डिजीज़ के सिम्टम डेवलप कर रहा है। तो ये सिम्टम डेवलप हुआ, और जब वो डिजीज़ आई एक्चुअली तब उन्होंने उस मेडिसिन को उस पर्सन को दिया तो वो डिजीज़ ठीक होने लगी। अब तकलीफ उस टाइम पे ये होती थी कि सभी चीज़ें जो है ना लार्ज क्वांटिटीज़ में दी जाती थी, जैसे एट प्रेजेंट हम मिलीग्राम्स वगैरह ये एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है, तो उस टाइम भी उस तरीके से ही उसको दिया जा रहा था, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत डेवलप होने लगे। तब उन्होंने उस डोज जो बेसिकली वो दे रहे थे उसको रिड्यूस करना स्टार्ट किया। जब उसको रिड्यूस करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि साइड इफ़ेक्ट्स कम आने लगे, और प्रिंसिपल तो है ही कि लाइक क्योर्स लाइक का जो प्रिंसिपल था कि जो सब्सटेंस हेल्दी ह्यूमन में डिजीज़ को डेवलप कर रहा है वो सेम डिजीज़ को वो क्योर भी कर पा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने वो पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया, और तब जाके उस होम्योपैथी को स्ट्रक्चर मिलने लगा। एंड जब स्ट्रक्चरिंग मिलने लगा तो ये बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स को उनको था कि और उसको कम करे, तब उन्होंने उसको सब्सटेंस जो था उसको डाइल्यूट करना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे उसको डाइल्यूट करना स्टार्ट किया तो डिजीज़ के जो क्योर भी होने लगी और साइड इफ़ेक्ट्स कम होने लगे, और वहाँ से ये जो डाइल्यूशन का प्रोसेस है तो उसको नाम दिया गया पोटेंटाइजेशन, कि यानी कि ड्रग सब्सटेंस ओरिजिनली जो हम रहता है उसका खाली एक डायनामिक एनर्जी उसके लिक्विड में हम क्या बोलते हैं कंजर्व करते हैं, एंड वो लिक्विड हम पिल्स में डालते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम है। ड्रग का ओरिजिनल सब्सटेंस उस मेडिसिन में नहीं है, बट उसकी एनर्जी उस मेडिसिन में है। एंड इस तरीके से होम्योपैथी साइड इफ़ेक्ट्स के बिना हम पेशेंट्स को ठीक कर पाते। यही रीज़न है हम प्रेगनेंसी में इतने कॉन्फिडेंटली होम्योपैथिक दवाई देते हैं, और एक इन्फेंट को भी वही दवाइयाँ कॉन्फिडेंटली देते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉन्ग है कि लाइक क्योर्स लाइक है। एंड ये डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने उसको स्ट्रक्चर दिया, पर ये हज़ारों वर्षों से लोग देखते आए हैं। ओके। अगर आप कहीं कहीं पे देखो ना, कोई कोई लोग अपने इंडिया में भी बोलते हैं कि तेरे को सर्दी है तो एक आइसक्रीम खा ले एंड आप ठीक भी हो जाते हो, बिकॉज प्रिंसिपल वो है। तो यही प्रिंसिपल उन्होंने उसको प्रॉपरली दिया, एंड आज होम्योपैथी वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, एंड इंडिया उसका हब है उस चीज़ का। तो ये इस तरीके से होम्योपैथी का एक शॉर्ट में इवोल्यूशन रहा है। ओके, पण मग होमिओपॅथी हे बाकीचं जे आहे, समजा ॲलोपॅथी आहे, आयुर्वेदिक आहे, त्याच्यापासून कसं वेगळं आहे? सो बेसिकली इसका जो मेन प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किया, लाइक क्योर्स लाइक, तो इस प्रिंसिपल पे ही डिफरेंट है। अदरवाइज ड्रग सब्सटेंस तो सब जगह जो अवेलेबल है हमारे मदर नेचर में वहाँ से ही लिए जा रहे हैं। तो अगर देखो आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में काढ़ा भस्म वगैरह दिया जाता है, तो मेडिसिन सेम होगी, पेरुवियन बार्क ही होगा, पर पेरुवियन बार्क वहाँ पे हायर क्वांटिटी में दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू होम्योपैथी में जो है उसकी देने का जो तरीका है वो चेंज होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि पोटेंटाइजेशन, जहाँ पे हम डाइल्यूट करते हैं उस ड्रग सब्सटेंस को और खाली उसकी एनर्जी कंजर्व करके उसको दी जाती है। एंड आयुर्वेद में कैसा रहता है कि वो क्रूड सब्सटेंस यूज हो जाता है, आणि ॲलोपॅथीमध्ये एंड एलोपैथी में मिलीग्राम्स में जाता है, तो दैट इज समवॉट लिटिल उससे भी और ज़्यादा। ओके। तो ये मिलीग्राम्स में यूज़ होता है एलोपैथी। एंड एलोपैथी बेसिकली यूरोपियन, सो ये डिस्कवर बेसिकली जर्मनी और यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ था। तो वहाँ पे वो टाइम पे दो ही सिस्टम थी, एलोपैथी एंड होम्योपैथी, जो पीछे से डिस्कवर हुई थी। सो एलोपैथी में हायर ड्रग सब्सटेंसेस दिए जाते थे, एंड उस तरीके से सो एंटीपैथी एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रिंसिपल होता है कि जिस बेसिस पे क्योर किया जाता है एलोपैथी में, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी हिस्टामिनिक्स दिए जाते हैं, तो एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट दैट थिंग। तो एलोपैथी का ये कंसेप्ट रहा है कि वो जैसे अभी आप बीमार हुए, इन्फेक्शन हुआ, तो एंटीबायोटिक्स दी जाती थी,
पर एंटीबायोटिक्स में तकलीफ ये है कि वो एंटीबायोटिक को एंटी तो करना आता है, पर उसको ये नहीं पता कि मैं अच्छे बैक्टीरिया मारूँ कि बुरे बैक्टीरिया मारूँ, तो सबको एक साथ में, एंड उसके बाद आपको वीकनेस डेवलप होती है। यहाँ पे ही होम्योपैथी में अगर हम जो बेसिकली करते हैं, हमारी जो प्रूव्ड मेडिसिन रहती है, जब हम देते तो उसके पोस्ट में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ना के बरोबर रहते हैं या डेव्हलप ही नाही होते. म्हणजे तुमचं असं म्हणणं आहे की ॲलोपॅथीमध्ये काय असतं की सेम हे आहे एलिमेंट जो आपण सबस्टन्स आहे तो सेम आहे, फक्त त्याची मात्रा जास्त आहे, जास्त क्वांटिटी मध्ये, एंड उसका प्रिंसिपल अलग है. हाँ, प्रिंसिपल पण वेगळा है. प्रिंसिपल वेगड़ा है. हमारे में कैसे कि जो सब्सटेंस हेल्दी ह्यूमन में क्योर कर रहा है वो सेम उसको दिया जाता है डिजीज पर्सन में, एंड वो क्योर हो जाता है. और यहाँ पे कंसेप्ट रहता है कि हम एंटी तरीके से दे, कि एंटीबायोटिक्स दे तो वो पूरी की पूरी डिजीज को ही म्हणजे मुळापासून नष्ट करता है. फिर एलोपैथी में क्या होता है, उसने वो जो ड्रग सब्सटेंस दिया उससे पूरा वो डिजीज के बैक्टीरिया और उसके साथ में हेल्दी बैक्टीरिया भी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर उसके बाद साइड इफेक्ट्स तैयार होते हैं. तो वो साइड इफेक्ट डॉक्टर क्या बोलते हैं कि थोड़े दिन रहेगा और फिर बाद में आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा. तो इस तरीके से उसका मैनेजमेंट अलग जाता है. तुमची जी एक्सपर्टाइज आहे समजा की जसं की तुम्ही सांगितलं की इन्फर्टिलिटी झालं, प्रेग्नन्सी झालं, त्याच्याबद्दल आपण थोडंसं डिटेलमध्ये जाऊयात. ओके, तर सगळ्यात आधी इन्फर्टिलिटी, की त्याच्यासाठी समजा एखाद्याला मुलं होत नसतील, तर त्याच्यासाठी होमिओपॅथी कशा प्रकारे मदत करू शकते. सो बेसिकली इनफर्टिलिटी जो है, सो नाउअडेज ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है बेसिकली, बिकॉज अगर आप देखो कि सभी के जो मैरिजेस है पोस्ट 30 ईयर्स के बाद ही हो रहे हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रबलिंग फैक्टर इन फीमेल्स एंड मेल्स बोथ. बिकॉज हम पहले देखते थे कि खाली फीमेल इनफर्टिलिटी के केसेस आ रहे हैं हमारे सामने, बट नहीं, अभी मेल इनफर्टिलिटी दोनों आती है. सो अंडर होम्योपैथी हम क्या कर सकते हैं? सो होम्योपैथी हमेशा रूट कॉज पे जाती है. तो बेसिकली जो इनफर्टिलिटी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज़ यूट्रस. तो क्या होता है इन फीमेल्स में अंदर जब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, कभी कभी वाइट डिस्चार्ज के इश्यूज होते हैं, और तो ऐसे कॉमन चीज़ें रहती है जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पाती. होम्योपैथी क्या करता है, इनके बेसिकली होम्योपैथी का जो मेन रोल है होम्योस्टेसिस क्रिएट करना. सो व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? कि हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स एट अ स्ट्रक्चरल लेवल एंड एट अ फंक्शनल लेवल दोनों सही तरीके से काम करे. ये होम्योपैथी का मेन उद्देश्य बोल सकते हो या ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो. जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं उन पेशेंट्स की पर्सनालिटी पे, एंड उनको कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, पूरा सिस्टम एक रेगुलराइज होता है, एंड जब वो फीमेल बाद में कंसीव की प्रोसेस में एंटर होती है तो दे कंसीव वेरी प्रॉपरली एंड नाइसली. कुछ बार कुछ कंडीशंस ऐसी रहती है कि गायनेक के पास से केसेस आते हैं हमारे पास कि सब चीज़ें नॉर्मल है, चाहे उनका AMH वैल्यूज़ हो, उनके आप ब्लड इन्वेस्टिगेशंस देखो, पार्टनर के सीमेन काउंट वगैरह देखो, सब चीज़ें नॉर्मल, बट वो कंसीव नहीं कर रही है. तो ऐसे में हमारा एक कंसेप्ट होता है मायाज़म का कंसेप्ट. सो व्हाट इज़ मायाज़म कंसेप्ट? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण वो पेशेंट परफेक्ट हेल्थ में नहीं रह रहा है. तो जब हम इस मायाज़म को हमारी प्रॉपर एंटी मायाज़मेटिक मेडिसिन से ठीक करते हैं तो उसका वो जो एक लेयर होता है जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पा रहे, वो क्लियर होता है. एंड उसके बाद जब पेशेंट्स ट्राई करते हैं एंड दे कंसीव वेरी नाइसली. तो ये एक रोल है होम्योपैथी का. इस तरीके से हम इनफर्टिलिटी केसेस को मैनेज करवाने में हेल्प कर पाते हैं. ओके. आणि आज आपण ऐकतो समजा की बरेच लोक IVF करत असतात, मग ते आणि होमिओपॅथी यांचं कसं कॉम्बिनेशन आहे? सो बेसिकली IVF, अभी काफ़ी जन IVF में क्यों जाते हैं बेसिकली कि उनके पास एज गैप, शादी लेट हुई है एंड टाइम भी कम है, तो ऐसे केसेस बेसिकली क्या करते हैं IVF चूज़ करते हैं. बट IVF में भी आप अगर IVF थेरेपी लेते हो, बट कोई श्योरिटी नहीं है कि उन्होंने जो एम्ब्रियो बनाया है और वो जब आपको यूट्रस में रखेंगे तो वो एम्ब्रियो अच्छे से ग्रो होके हेल्दी चाइल्ड में प्रोसेस हो सके. तो रीज़न क्या है? तो होम्योपैथी इस जगह पे एक बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है, बिकॉज हमारी मेडिसिन उस यूट्रस पे काम करती है. अगर वो इसका यूट्रस हेल्दी रहे एंड फिर वो एम्ब्रियो उस जगह पे रखा जाए तो वो एक अटैचमेंट अच्छी तरीके से करेगा वो एम्ब्रियो यूट्रस को, एंड ग्रो अच्छे तरीके से करे. तो इसीलिए मैं काफ़ी फीमेल्स आती है कि हम अभी हमारी थेरेपी जो रहती है इनफर्टिलिटी की, दैट टेक्स अराउंड 6 to 8 months ऑफ टाइम, बिकॉज हर महीने में हमें एक ही मौका मिलता है जहाँ पे हम समझ पाते हैं कि उसका मेंस्ट्रुअल फंक्शन कैसा है एंड उसके बाद का आउटकम क्या रहेगा. तो ये अगर कोई पेशेंट रहते कि नहीं हमारे पास 6 से फास्ट चाहिए हमें, कि हमारे पास टाइम ही नहीं है और मेरी एज भी बढ़ते जा रही है,
तो हम कहते हैं कि ठीक है, यू कैन गो अंडर IVF थेरेपी, बट आप एटलीस्ट 3 मंथ्स हमारी थेरेपी ले लो साथ में। तो उससे क्या रहेगा, यूट्रस हेल्दी हो जाएगा, आप IVF कराओ, एंड पूरी प्रेगनेंसी में IVF के प्रोसेस के बाद आप होम्योपैथिक मेडिसिन चालू रखो। अब उसका रोल क्या है कि क्यों हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आप होम्योपैथिक मेडिसिन लो, भले IVF के थ्रू हो या नेचुरल तरीके से हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेसिकली कि उस चाइल्ड को ग्रो करने के लिए यूट्रस एक परफेक्ट हेल्थ में चाहिए। तो ये एक सबसे पहले चीज़ होम्योस्टेसिस के थ्रू होम्योपैथी हेल्प करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए होम्योपैथी का हम काफ़ी प्रमोट करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन एट इमोशनल लेवल काफ़ी हेल्प देती है उन फीमेल्स को। प्रेगनेंसी एक डिफ़िकल्ट फेज़ रहता है एक मदर के लिए, एट एन इमोशनल लेवल बहुत सारी चीज़ों से वो गुजरते हैं, एंड उसी के साथ में हार्मोनल लेवल काफ़ी अप्स एंड डाउन होता है। तो जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते, तो ये जब उनका इमोशनल हेल्थ अच्छा होगा, तो वो चाइल्ड भी जो रहता है उसको बर्थ डिफेक्ट बोलो या हेल्थ इश्यूज बोलो काफ़ी कम हो जाते हैं। हमारे इंडिया में कंसेप्ट है गर्भ संस्कार का। तो हम काफ़ी बार हमारे फैमिली में जब कोई फीमेल कंसीव होती है, हम कहते हैं कि आप गर्भ संस्कार करिए ताकि आने वाला चाइल्ड हेल्दी हो। बट वो गर्भ संस्कार में मेन बेसिस क्या है कि उसका इमोशनल स्ट्रेंथ जो मदर का है वो कैसा है। तो आप एक्सरसाइज के थ्रू गर्भ संस्कार करवा रहे हो, बट एक हमारे पास होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है जो इमोशनल लेवल पे उस मदर को हेल्प करती है। तो ये भी एक गर्भ संस्कार का पार्ट आप कंसिडर करके एक हेल्दी चाइल्ड के लिए आप प्रोसीड कर सको। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप मुझे पूछोगे कि प्रेगनेंसी में होम्योपैथी का क्या रोल आता है, आप अगर कहीं गायनेक के पास जाओगे, तो अगर आपको कोई कोल्ड एंड कफ हुआ या कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज आई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो आपको हायर मेडिसिन नहीं दे सकते। रीज़न ये है कि वो जो है हायर ऑलरेडी मेडिसिन, प्रेगनेंसी चालू असते. हाँ, तो नॉर्मल तो मल्टीविटामिन्स वगैरह रहते हैं, बट अगर आप बीमार हो गए, आपको इन्फेक्शन आया, कहीं एब्सेस हो गया, तो वो लोग कहेंगे आपको हम माइल्ड एंटीबायोटिक्स, या तो आपको थोड़ा वेट, अगर जैसे स्किन कंडीशंस में मेरे पास काफ़ी बार पेशेंट आते हैं कि इचिंग हुई है, तो दे कैन ओनली गिव यू एंटी इचिंग मेडिसिन। उसके अलावा दे कैन नॉट प्रोसीड अहेड, लाइक स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं उनके, या कोई हायर मेडिसिन होती है, बिकॉज वो मेडिसिन जो है अब चाइल्ड का बैरियर क्रॉस करके उस चाइल्ड को भी अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे होम्योपैथी जो है, सिंस इट डजंट हैव एनी मेजर साइड इफेक्ट, हम प्रॉपरली हिस्ट्री लेके जब फीमेल्स को देते, वो डिजीज़ तो क्योर होती है, उसी के साथ में पूरा होम्योस्टेसिस तैयार होके उस चाइल्ड तक भी वो डिजीज़ नहीं पहुंचती है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, होम्योपैथी हम क्यों बोलते हैं, काफ़ी बार आप देखते हो बच्चा जन्मने के बाद से ही बीमार रहने लगता है। अब ये ऐसा इम्युनिटी कमी असते. हाँ, तो ये इम्यूनिटी क्यों कम हुई? चाइल्ड तो एकदम प्रॉपर तरीके से ग्रो 9 मंथ्स उसने कंप्लीट करके बाहर आया, पर उसका रीज़न कहीं ना कहीं जेनेटिक रीजंस भी रहते हैं। फादर या मदर को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहे, चाहे कोल्ड एंड कफ का कोई कोई चाइल्ड को आता है, या स्किन डिजीजेस के होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जब एंटी माइजमेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेगनेंसी में देते हैं, तो वो आने वाले चाइल्ड को डिजीज़ ना के बरोबर हो या उसका इंटेंसिटी एकदम कम हो। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी में होम्योपैथी का रोल काफ़ी बड़े स्तर पे आता है, ऐसा है। बरं, हे जे तुम्ही सांगितलं, समजा की जर एखादी महिला प्रेग्नेंट आहे, बरोबर, मग ती प्रेग्नेंट असताना तिला जर काही आणखी काही आजार झाले समजा, हाँ तर ते तुम्ही होमिओपॅथीच्या मदतीने नीट हाँ, करता. तो आप होम्योपैथिक हाँ. से हेल्प से उसको क्योर कर सकते पण हो। मग हे थोडंसं आणखी डिटेलमध्ये सांगा ना, की कोणकोणत्या प्रकारचे आपण आजार होमिओपॅथीच्या मदतीने नीट करू शकतो समजा. सी, स्किन डिजीज इज़ वन ऑफ द मेजर कैटेगरीज जिसमें होम्योपैथी का रोल आता है। सेकेंड इज़ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स होती है, क्योंकि क्या होता है काफ़ी बार फीमेल्स को सर्दी हुई प्रेगनेंसी के दौरान और उसको कॉफिंग स्टार्ट हुआ, कॉफिंग के कारण एब्डोमिनल प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, एंड उस कारण से अर्ली डिलीवरी या मिस कैरेजेस जैसे केसेस हमें मिलते हैं। तो उन केसेस में होम्योपैथी जब आप लेते हो, तो एटलीस्ट वो कॉफ का एपिसोड जो है, बिकॉज कॉफिंग कैसा है, आपका पूरा एब्डोमिनल प्रेशर के बाद आप कॉफ कर पाते हो, तो वो चीज़ों में होम्योपैथी का रोल आ जाता है। आप अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई एक्सेसिव हेयर फॉल के केसेस आते हैं कभी कभी, एंड मोस्ट ट्रबलिंग सिम्टम इज पाइल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हीट वाढून जाते बॉडीची. हाँ, हीट से ज़्यादा क्या होता है ना सर, सी द चाइल्ड व्हेन इट इज इंक्रीजिंग इन एब्डोमिनल कैविटी, तो वो प्रेशर देता है आपके लोअर ऑर्गन्स पे, और उस कारण से काफ़ी बार हीमोरॉइड्स एंड कभी कभी प्रोलैप्स जैसे केसेस भी आ जाते हैं। तो उस जगह पे होम्योपैथी अगर आप प्रेगनेंसी में रखते हो, तो बहुत स्मूथ रहती है उसकी प्रेगनेंसी।
कभी कभी दूसरा एक रहता है कि जब चाइल्ड ग्रो कर रहा है तो ये स्टमक कैविटी को काफ़ी प्रेशर आता है, तो गैस्ट्राइटिस इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एक फीमेल को फेस करना पड़ता है। नौसिया तो है ही है, नौसिया यानी कि वॉमिटिंग सेंसेशन, वो तो होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल आता है कि हम उसकी इंटेंसिटी को काफ़ी हद तक कम कर पाते, एंड कुछ केसेस में वो क्योर भी कर पाते। बट गैस्ट्राइटिस एक फीमेल को उसकी पूरी काय असतं प्रेगनेंसी, एक्झॅक्टली? गैस्ट्राइटिस अगर आप कहो तो सिंपल शब्दों में एसिडिटी, जहाँ पे उसको छाती में जलन होता है, पेट फूगा हुआ लगता है, डाइजेशन ठीक से नहीं फील होता है, तो इनमें होम्योपैथी का रोल हम जब देते हैं तो वो पूरी प्रेगनेंसी स्मूथ हो जाती है उस फीमेल की। सर्टन बाद में हेल्थ इश्यूज़ में अगर कंट्रोल हो तो बैक पेन एक उसको फेस करना पड़ता है बिकॉज ड्यू टू चाइल्ड्स प्रेशर, बट उसकी इंटेंसिटी अगर हम मैनेज कर पाते तो वो जर्नी स्मूथ होती है। सो बेसिकली होम्योपैथी का जो मेन उद्देश्य है एक फीमेल की प्रेगनेंसी जर्नी कितनी हम स्मूथ कर सके, इसमें हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आता है। तर आता मध्येच तुम्ही मिसकॅरेजेस बद्दल सांगितलं आणि हां. बऱ्याच महिलांना कधी कधी अबॉर्शन पण करावं लागतं बरोबर. त्यांच्या हेल्थ इश्यूमुळे, हां. तर मग त्याला होमिओपॅथी आणखी चांगल्या पद्धतीने कसं मदत करू शकते? सो बेसिकली मेरे पास काफ़ी बार ऐसे केसेस आते हैं कि पहले उन्होंने कंसीव किया, प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, बट सेकेंड मंथ थर्ड मंथ में बिना रीज़न के वो चाइल्ड का मिसकॅरेज मिसकैरेज हो पण ते काय होतं एक्झॅक्टली? सो मिसकैरेज का अभी तक कोई प्रॉपर कॉज पता नहीं चला है कि क्यों मिसकैरेजेस होते हैं फीमेल को। कुछ कुछ केसेस में जेनेटिक कॉजेज़ पता चलते हैं, तो वो जब पता चलते हैं तो वो प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं, बट कोई कोई रीज़न ऐसे रहते हैं कि बिना रीज़न के ही मिसकैरेज हो रहा है। अब होम्योपैथी का यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है। अगर मैं आपको कहूँ ना तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अराउंड 1900 में देर वर 100 होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स विच वेर प्योरली रनिंग ऑन होम्योपैथी, और उसमें सभी चीज़ें A to Z, फिर चाहे ऑर्थोपेडिक रिलेटेड हो या गायनेक रिलेटेड हो, सभी में होम्योपैथी का यूज़ किया जाता है, दे वर ट्रीटेड विद दैट। तो यहाँ से हमारे पास बहुत बड़ा एक पास्ट का डेटा आता है जहाँ पे हम प्रेगनेंसी और इस तरीके से जो केसेस रहते हैं उनको हम मैनेज करवाते हैं। तो वहाँ से मिसकैरेज के हमारे पास बहुत सारे ओल्ड रिकॉर्ड्स है जहाँ पे हम सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुआ, थर्ड मंथ हुआ, फिफ्थ मंथ हुआ, सेवन मंथ हुआ। जब ऐसे केसेस को सेकेंड बार कंसीव होने से पहले जब हम होम्योपैथिक थेरेपी प्रॉपरली देते हैं और उनको 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स का टाइम हम मेडिसिन पे रखते हैं, देन वी अलाउ द कंसीव प्रोसेस, और फिर ये जो प्रेगनेंसी उनकी स्टार्ट होती है तो ये जो मिसकैरेजेस पास्ट में हुए वो उससे वो पेशेंट बच पाते हैं। जो बेसिकली क्या होता है, काफ़ी बार फर्स्ट टाइम मिसकैरेज हुआ, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसे काफ़ी बार मिसकैरेज होते रहते, बट वो चाइल्ड ग्रो नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आप होम्योपैथी का हेल्प ले सकते हो कि जिससे ये मिसकैरेजेस के जो इश्यूज है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। आणि खरं तर हा खूप मोठा इश्यू आहे, बहुत कारण बड़ा प्रत्येक trouble. फॅमिलीसाठी ती गोष्ट खूप महत्वाची असते Yes. आणि त्याच्यात जर मदत करता आली तर मग खूप चांगलं. और एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी फीमेल बहुत ट्रबल्ड रहती है, कुछ महीने से लेके कुछ साल बीत जाते हैं कि मेरे जो मिसकैरेज हुआ था उसका वो ट्रॉमा बहुत बड़ा रहता है। बरोबर. तो इसलिए आणि हम नंतर पण अशी भीती राहते मनात की नंतर पण सगळं नीट होईल. हाँ, सेकेंड टाइम कंसीव हाँ. हुआ तब क्या, तो एटलीस्ट हम होम्योपैथिक दवाइयाँ दे एंड आप कंसीव करो एंड देन यू कंटिन्यू अवर होम्योपैथिक मेडिसिन, तो बहुत एक जर्नी स्मूथ हो जाती है उस फीमेल के लिए, ऐसा है। ओके. आणि जसं तुम्ही सांगितलं की समजा होमिओपॅथी मेंटल हेल्थला पण मदत करते, हाँ, तर याच्याबद्दल आणखी थोडंसं डिटेलमध्ये सांगा ना. सो देखो होम्योपैथी का जो बेसिस है, हम इसमें फिजिकल कंप्लेंट्स तो कंसिडर इन टोटलिटी करते, बट बहुत बड़ा पार्ट हमारा है इमोशनल हेल्थ का कंसिडरेशन करना। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? सो होम्योपैथी जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये हेल्दी ह्यूमंस पे प्रूव्ड है। आप एलोपैथी अगर कंपेयर करोगे तो वो एनिमल्स पे प्रूव्ड है। अब वो लोग एनिमल्स पे क्यों प्रूव करते हैं? क्योंकि उनके ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो दे कैन नॉट अफोर्ड प्रूविंग द बरोबर. मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन। उसी जगह पे होम्योपैथी जो है हेल्दी ह्यूमंस पे प्रूव होती है। अब जब ह्यूमन एज एन इंडिविजुअल आप देखते हो तो ह्यूमंस में फिजिकल सिम्टम्स तो वो एक्सप्लेन कर रहा है आपको, बट उसका इमोशनल सिम्टम भी वो आपको एक्सप्लेन करता है। जैसे मैंने आपको कहा था ना, ड्रग प्रूविंग का जो इनिशियल पार्ट था, तो उसमें वो सिम्टम्स दोनों बताता है। तो हमारे पास एक अपर हैंड रहता है जहाँ पे हम फिजिकल सिम्टम्स तो कंसिडर करते हैं एंड उसी के साथ में हमारे पास इमोशनल हेल्थ का भी डेटा है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करके थेरेपी देते हैं तो हम ओवरऑल पेशेंट को अच्छी तरीके से ठीक कर पाते हैं। तो मेंटल हेल्थ में भी होम्योपैथी के पास बहुत अच्छा रोल आता है, बिकॉज हमारे पास कोई पेशेंट्स के जो जो इमोशनल हेल्थ स्टेटस रहते हैं उसके हमारे पास रिकॉर्ड्स है, और उन रिकॉर्ड्स को हम जब कंसिडर करके देते हैं तो इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ दोनों में होम्योपैथी का रोल आता है। आप मानोगे नहीं, यूएसए और
यूरोपियन कंट्रीज़ में मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स थी जो प्योरली होम्योपैथी के हेल्प से चलती थी. दैट वाज वेरी बिग थिंग बिकॉज पूरी की पूरी मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स को होम्योपैथी से ठीक किया जाता था. एक और एस्पेक्ट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ. नाउअडेज पेशेंट्स कम टू अस कि मुझे ये बीमारी हुई क्यों है, और जब हम होम्योपैथ्स के बाद आते हैं वो लोग, तो हम वापस से हमारा हिस्ट्री दोनों तरीके से लेते हैं, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों लेते. रीज़न क्या है कि माइंड एक ऐसी चीज़ है ना, जब वो बीमार होता है ना, तो दैट क्रिएट्स अ लैक्यूना इन योर बॉडी, और फिर कोई भी डिजीज़ आके आपको अफेक्ट कर जाती है. जो हम बोलते हैं ना सिंपल शब्दों में कि इम्यूनिटी कम हो गई है, इम्यूनिटी कम हुई है या बढ़ी है उसका मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं है. बट आप अगर ये ध्यान रखो कि कहीं ना कोई वो पेशेंट इमोशनल लेवल पे वीक हो एंड उसी टाइम पे वो उस डिजीज़ के एक्सपोजर में आता है, तो उसको जल्दी पकड़ती है. काफ़ी बार मुझे पेशेंट पूछते ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो. आप कोविड का एग्जांपल लो. कोविड के टाइम पे लोगों को जिसको बीमारी उनके घर पे एक जन को आती थी, पर ज़रूरी नहीं था कि हर मेंबर को वो बीमारी आए. क्वारंटाइन तो करते थे. अब क्वारंटाइन का जब उनको अक्ल आती थी, उसके पहले के जो कुछ दिन है उसमें तो पेशेंट रेस्पायर कर रहा है, वो तो वही एयर छोड़ रहा है, ले रहा है, तो वो तो सब जगह वही हो रहा था, बट सब जन बीमार नहीं पड़ते थे. तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल से देख पाते हो कि ये उन्हीं को होती है जिनकी इम्यूनिटी कम है. और दूसरा एक और एग्जांपल मेंटल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है. वो पेशेंट जब कोविड का हॉस्पिटल्स में एडमिट होता था, तो काफ़ी बार बुढ़े पेशेंट होते थे, वो हॉस्पिटल में जाके घर पे आ जाते थे. यंग पेशेंट्स एडमिट होके एक्सपायर भी होते थे. अब ऐसा क्यों, कि उसका थॉट प्रोसेस क्या चलता था वो टाइम पे. बुढ़े पेशेंट होते थे कि चलो मेरा बाकी कुछ नहीं है, मुझे जो है ईश्वर की जो इच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्सपायर ही हो जाऊंगा. यंग पेशेंट हो तो मेरे बाजू वाला बेड वाला एक्सपायर हो गया, ये एक्सपायर हो गया, पैनिक करते थे. और पैनिक में अगर आप साइंटिफिकली देखो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होता है आपके बॉडी में, और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी को लो करता है. इसीलिए जब हम थेरेपी भी जब देते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैं दवा तो दे रहा हूँ, बट उसके साथ में हम कुछ करेक्टिव स्टेप्स बताते हैं कि आपको अपनी इमोशनल हेल्थ पे कैसे ध्यान देना है. क्योंकि जब तक आप उस चीज़ पे ध्यान ना दोगे ना, तो आप क्योर टाइमिंग की दवा से तो हो जाओगे, पर फिर से बीमार पड़ोगे. तो इसीलिए होम्योपैथी के अंदर हम दोनों चीज़ें करते हैं. हम करेक्टिव स्टेप्स भी लेते हैं, एंड एज अ होम्योपैथ बीइंग अ डॉक्टर, हालांकि ये स्क्रिप्चर्स में लिखा नहीं है, बट क्योंकि हमें उस चीज़ का नॉलेज है, हम कुछ टिप्स देते हैं कि उन दोनों तरीके के फॉलो करने से पेशेंट लंबे समय तक स्टेबल और हेल्दी रह सके. तो यहाँ पे इस तरीके से माइंड का और होम्योपैथी का बहुत बड़ा इंटर रोल रहा है. बरोबर आहे ना, कारण माइंड जर तुमचा हेल्दी असला तर बॉडी ऑटोमॅटिकली हेल्दी. जैसा मन वैसा तन, हमारे शास्त्रों में भी हम ये चीज़ का वर्णन करते हैं कि आपका मन जैसा हो वैसा तन होगा. इसीलिए तो हम हमारे में भी आध्यात्म का रोल जो हम सिखाते हैं, उसका रीज़न ये है कि आध्यात्म इज़ अ मैन्युअल टू लिव योर लाइफ. अगर वो आप ढंग से फॉलो करोगे तो डॉक्टरों के पास तक आने की नौबत नहीं पडेगी, ऐसा है. आणि होमिओपॅथीचं मी पाहिलं की म्हणजे डॉक्टरांना एका पेशंटला चेक करायला पण भरपूर टाइम देतात. हाँ, सो बेसिकली ये क्यों करते हैं कि हम फर्स्ट विजिट में हमारा ये टाइम कर रहता है, हम जो फर्स्ट कंसल्टेशन बोलते हैं ना, क्योंकि हमें उस पेशेंट को फिजिकल सिम्टम्स तो नोट करते, बट हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि उसका इमोशनल लेवल पे कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहा है. कुछ एग्जांपल से मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि होम्योपैथी में माइंड का क्या रोल होता है. हमारे पास कुछ मेडिसिन है, जैसे हम डिसअपॉइंटमेंट इन लव उसको इंग्लिश में बोलते हैं. सो व्हाट इज़ हैपनिंग बेसिकली, कोई मेल या फीमेल का पार्टनर से उसका ब्रेकअप हो गया, उसके बाद वो डिप्रेशन में जो रहा और उसके कारण जो डिजीज़ डेवलप हुई है, तो फिर वो डिजीज़ कोई भी कैटेगरी की हो, फिर चाहे हेड, स्टमक, फिजिकल लेवल, कोई भी कैटेगरी हो, पर उसका कारण जो था दैट वाज डिसअपॉइंटमेंट इन लव. तो जब हम हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन है, एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन आपको कहूँगा तो इग्नेशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, कि जब हम इसका कारण पता चल जाए कि डिसअपॉइंटमेंट के कारण सो एंड सो हेल्थ डिजीज़ हुई है, जब हम वो इग्नेशिया मेडिसिन देते तो पेशेंट्स रिकवर वेरी फास्ट. ये एक अलग डिसीज कुठलीही असू द्या, डिजीज़ फिर कुछ भी हो. यही रीज़न रहा कोविड में हम होम्योपैथिक मेडिसिन से उन पेशेंट्स को ठीक कर पा रहे थे, बिकॉज हम फिजिकल सिम्टम जो न्यूमोनिया का था वो तो कंसिडर करते थे, बट विद दैट वी वर एडिंग एन इमोशनल पार्ट, कि वो पेशेंट बीमार होने से पहले कैसा था और बीमार हुआ उस टाइम पे उसके मेंटल मेकअप कैसा है. ये तीनों चीज़ों को क्लब करके जब हम होम्योपैथिक दवाइयाँ देते थे, दे वर रिकवरिंग वेरी नाइसली. लोग अचंभव होते थे कि भाई अभी तक दवाई डिस्कवर नहीं हुई है, बट हाउ आर यू क्योरिंग दिस पेशेंट.
यहाँ पे ही होम्योपैथी का रोल है। लोग उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि आप बिना डायग्नोसिस के भी आप दवा कैसे दे रहे हो, बट वी आर गिविंग कंसिडरिंग सो मेनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ये हमारी सिस्टम का हमें देन मिला है कि जो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी है, ये उनकी देन है कि उन्होंने खाली डिजीज़ के नाम के ऊपर तुम दवा दो ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिम्टम के प्रेजेंटेशन और उसका मेंटल मेकअप, एक इंसान खाली शरीर तो नहीं है ना, उसका मन, उसका जो विचारने की जो शक्तियाँ है, उस दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन चीज़ों को होम्यो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने बहुत ध्यान दिया। और आयुर्वेद में भी अगर आप देखो ना, तो आयुर्वेद में खाली योगा नहीं दिया जाता है या खाली दवाई दी नहीं जाती, उसमें आध्यात्म का बहुत बड़ा रोल है। ये जितने भी वेद पुराण लिखे गए हैं, तो उसमें खाली एक पार्ट नहीं है, इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एंड उसी तरीके से होम्योपैथी में भी आप ये सिमिलरिटी देख सकते हो, ये ऐसा है। तर डिलिव्हरीच्या टाइममध्ये कशा पद्धतीने होमिओपॅथी मदत करू शकते? सो होम्योपैथी का जो रोल है डिलीवरी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार हमारे पास फीमेल्स आती है कि उनको लेबर पेन हल्का हल्का स्टार्ट हुआ है बट प्रोसीड नहीं हो रहा है, 9 मंथ्स पूरा उनका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। कुछ फीमेल्स ऐसी आती है हमारे पास कि जहाँ पे बच्चा वहाँ पे उसका मुंह बैठ गया है बट लेबर पेन ही स्टार्ट नहीं हो रहा है। कुछ फीमेल्स ऐसा आता है कि ऑस ओपन ही नहीं हो रहा है। अब इन केसेस में क्या होता है, डी डायरेक्टली लैंड अप इनटू सीजरियन सेक्शन। सीजरियन से वो टाइम तो हीलिंग का तो इशू है ही है, पोस्ट दैट ऑल्सो मेनी फीमेल्स कंप्लेन अबाउट बैक पेन ऑल्सो। अब यहाँ पे होम्योपैथी का रोल नॉर्मल डिलीवरी कराने में काफ़ी बड़ा आ जाता है। हम कैसे करवा पाते, एक तो हम पूरी प्रेगनेंसी में होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, तो पूरा का पूरा हेल्थ एक प्रॉपर होम्योस्टेसिस पे है। एंड ड्यूरिंग जब डिलीवरी का फेज़ आता है ना, तो हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम स्टार्ट करते, एक तो बिल्कुल भी लेबर पेन नहीं आए तो हम होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं। हमारे पास एक कालीफॉस करके बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो हम, जिसको लेबर पेन डेवलप ही नहीं हो रहा है, उसमें जब देते हैं तो इट स्टार्ट्स द प्रोसेस इन अ ग्रेजुअल वे। अब कुछ कुछ केसेस में होता है कि हल्का लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, पर डॉक्टर बोलता है कि डिलीवरी तभी होगी जब ऑस ओपन होगा। ऑस यानी कि हमारे फीमेल्स में वजाना के वहाँ पे एक ओपनिंग रहती है जिसको हम ऑस मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। जब तक वो ऑस अराउंड 10 सेंटीमीटर अबाव खुलने जाए तब तक वो बच्चा वहाँ से आ नहीं सकता। काफ़ी फीमेल्स ऐसी होती है कि उनका वो ऑस ओपन ही नहीं होता। तो होम्योपैथी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कॉलोफाइलम नाम से जानी जाती है। जब हम ये दवाइयाँ फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लेबर के फेज़ में देते हैं तो वो ऑस ग्रेजुअली ओपनिंग होना स्टार्ट होती है। और ओपनिंग होने के बाद जब हम, हमारे पास एक मेडिसिन इंपॉर्टेंट ये भी है पल्सेटेला नाम से। पल्सेटेला जब दवाई देते तो उससे लेबर जो कॉन्ट्रैक्शंस है बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। तो अगर आप मेरे पण मग याच्यासाठी म्हणजे डॉक्टरकडे कधी गेलं पाहिजे नेमकं? सो आपको बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप एंड मोमेंट पे हाँ, मेरे मैं पास तेच आ म्हणतोय. सको। तो आपको प्रेगनेंसी के स्टार्ट में या बिफोर प्रेगनेंसी आपको मेरे हेल्प, हमारे एज अ होम्योपैथ आपको हमारी हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे फिर हमारे पास हो या कहीं पर भी हो, ताकि उस डॉक्टर को आपका मेंटल मेकअप पता हो, ताकि जब प्रेगनेंसी के जो डिलीवरी का फेज़ हो उसमें उसको पता रहे कि उस डॉक्टर को उस समय पे क्या देना है। तो मैंने तो ये 2 मेडिसिन बताई, पर हमारे पास ऐसी काफ़ी मेडिसिन है जो इस फेज़ को शॉर्टन करवा पाती है। क्योंकि आप अगर सुनते हो काफ़ी बार प्रसूति में बोलते हैं कि उसको लेबर पेन स्टार्ट हुआ और डिलीवरी में ऑलमोस्ट 12 घंटे या कभी कभी 18-24 घंटे या एक दिन के ऊपर का टाइम लगा। अब ये जो एक दिन का पूरा टाइम लगता है, फीमेल उसमें बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो लेबर में प्रेशर ही नहीं दे पाती, उस कारण से उसको सीजरियन में जाना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, उसको आप होम्योपैथी की हेल्प से अवॉइड कर सकते हो। मेरे पास ऐसे फीमेल्स है जिसका फर्स्ट डिलीवरी था तो वो अराउंड 6 आवर्स में ही डिलीवर कर गई। लेबर पेन स्टार्ट हुआ और 6 आवर में उस चाइल्ड का डिलीवरी हुआ, कोई कोई 8 आवर्स में, और कभी कभी जो सेकेंड डिलीवरी हो उसने तो घंटे 2 घंटे में ही डिलीवर करवा दिया। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप लेबर का टाइम शॉर्टन करते हो, उस फीमेल के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो जाता है। अदरवाइज उसको सीजरियन जाना पड़ता है। देखो सीजरियन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हम सभी जन हमारे आसपास में भी जानते हैं। आणि कॉस्ट पण जास्त आहे, पैसे पण जास्त लागतात. मनी तो है ही सर, एक ड्रेन करता है उसकी, उसका स्टमक का आप हीलिंग आप देखो, उसका रेक्टस एब्डोमिनस जो मसल रहता है उसको कट करना पड़ता है। तो जीवन भर उनका पेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ा लटका हुआ रहता है उनको। तो ये चीज़ें रहती है, तो उससे हम होम्योपैथी में हम उस फीमेल को हेल्प कर पाते हैं, ऐसा है। पण मग मला हे विचारायचं आहे, समजा की ज्या ॲलोपॅथीच्या गोळ्या असतात, हां. जे MBBS डॉक्टर वगैरे आपल्याला देत असतात,
मग त्याच्या सोबत जर समजा आपण होमिओपॅथीच्या गोळ्या पण साईड बाय साईड चालू ठेवल्या, त्याचा काही हाँ। साईड इफेक्ट वगैरे नाही का? तो देखो कैसा है कि जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दूं, हमारे पीडियाट्रिक मैनेजमेंट में हम ये चीज़ कैसे करते हैं। काफ़ी बार मदर्स हमारे पास बच्चे लेके आती है कि सर इसको फीवर आ रहा है, अभी इसको हम कैसे मैनेज करें। तो फीवर में इन्फेक्शन के लिए हम होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं उनको, बट हम इतना अलाउ करते हैं उस फीमेल को कि उसका जो फीवर है उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्रोसिन या मेफ्टाल या एबिजेसिक वगैरह मेडिसिन अलॉन्ग विथ अवर मेडिसिन दे सकते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि संडे को चाइल्ड बीमार हुआ, हमारे पास दूसरे दिन आना हो, तो हम ये इतना अलाउ करते हैं कि आप आज के दिन उसको एक आपने फीवर का मेडिसिन दिया या एंटी एलर्जिक या कॉफ सिरप दिया, दूसरे दिन आप लेके आओ। अब हम क्यों ऐसे बोलते हैं कि दोनों चीज़ें हम अलाउ कर देते। आइडियली पहले के ज़माने में एलोपैथी की जो डोजेज होती दैट वर वेरी डेट्रीमेंटल, उससे पेशेंट बीमारी से एक्सपायर हुआ कि उस दवाई से एक्सपायर हुआ पता नहीं चलता था। बट नाउ डेज द सिस्टम इज़ मच मोर प्रॉपर। एलोपैथी का भी जो सिस्टम है वो पहले जैसा नहीं रहा कि हम उसको कम्प्लीटली आग बंद करके अपोज करें। सिस्टम इज़ मच मोर बेटर एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट वाज। बट हम जो पेरेंट्स बेसिकली अपने चिल्ड्रंस को नेचुरल तरीके से विथ नेचुरल मेडिसिन से ठीक करना चाहते हैं या ऐसी मेडिसिन से ठीक करना चाहते हैं जिससे उस चाइल्ड की इम्यूनिटी बढ़े, तो होम्योपैथी यहाँ पे बहुत अच्छा एक हेल्पफुल तरीका रहता है। उसी के साथ में हम कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ अलाउ करते हैं उस पेरेंट को लेने के लिए। कभी कभी प्रोबायोटिक हम अलाउ करते हैं, जब आपको लूज मोशन हो रहा हो तो प्रोबायोटिक हमारी मेडिसिन से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता, हम ये अलाउ करते। फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन अलाउ करते। कभी कभी बहुत सीवियर इचिंग हो रही है तो एक आध वो डोज अलाउ करते, बिकॉज होम्योपैथी जो है कभी काफ़ी बार थोड़ा सा टाइम लेता है उस पेशेंट को प्रॉपरली क्योर करने के लिए। अब ये जो काफ़ी नोशन रहा है कि होम्योपैथी हमेशा स्लो रहा है, तो ऐसा पूरा का पूरा एक तरफा नोशन नहीं है। जो डिजीज़ काफ़ी लंबे समय तक आपके बॉडी में रही है तो उस डिजीज़ को क्योर करने में समय लगता है। जैसे अगर आपको 1 साल से स्किन डिजीज़ रही है तो मैं ऐसी दवा नहीं दे सकता हूँ कि मैंने आज दवाई दी, कल ही इचिंग और उसके परसों ही उसका कट्स वगैरह सब ठीक हो जाए। नो, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हम उसमें क्या करते, हमें उसमें कुछ हफ्ते या कुछ महीने लगते हैं उसको नॉर्मलाइज करके ठीक करने के लिए। तो ऐसे केसेस में हम थोड़ा सा आपको लोशन अलाउ कर लेते हैं जिसमें नॉन मेडिकेटेड फॉर्मूला होता है, या इचिंग की मेडिसिन अलाउ करते हैं ताकि पेशेंट को हैरान भी ना होना पड़े और उसका पर्पस भी सॉल्व हो एंड क्योर वो होम्योपैथिक दवाइयों से ही हो रहा है। तो ये तरीके से हम दोनों को अलाउ भी करते हैं और उसका अच्छा बेनिफिट भी हम लेते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एलोपैथी ख़राब है, आयुर्वेदा ख़राब है या होम्योपैथी ख़राब। सी ईच एंड सिस्टम ऑफ द मेडिसिन एट करंट, अगर आप आज 2024 में हो तो हर एक सिस्टम का इक्वल इम्पोर्टेंट रोल रहा है। काफ़ी बार ऐसे वर्स्ट केसेस होते हैं जहाँ पे अभी फ्रैक्चर ही हो गया है, वो पार्ट अलग हो गया, तो उसमें होम्योपैथी का रोल नहीं आने वाला। सी वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल रिगार्डिंग अवर स्कोप एंड लिमिटेशन। कुछ केसेस ऐसे हैं कि कभी काफ़ी बार आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक होते हैं। नाउ डेज वी सी कैंसर केसेस में आयुर्वेद के काफ़ी अच्छे जड़ी बूटियाँ हैं जो काम करती है, तो उसमें हम एलोपैथिक ये आयुर्वेदिक एंड अलॉन्ग विद दैट होम्योपैथी भी हम उसमें ऐड करते हैं। पोस्ट कीमो सेशंस में भी होम्योपैथी का रोल आता है, बिकॉज उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है कीमो के, होम्योपैथी से अच्छी तरीके से वो क्योर होते हैं एंड पेशेंट अच्छे लंबे समय तक स्टेबल रह सके। तो इस तरीके से सभी सिस्टम अच्छे हैं, सभी सिस्टम के स्कोप एंड लिमिटेशन। तो एक डॉक्टर या फिजिशियन को पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट तक मैं उस पेशेंट को मेरे पास रखूँ एंड कौन से स्टेट के बाद मुझे किसी और सिस्टम की भी हेल्प लेनी हो। सेम गोज़ फॉर एलोपैथी। काफ़ी मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं एलोपैथी के, वो काफ़ी बार बोलते हैं कि सौरभ आप ये केस आप अभी लीजिए क्योंकि ये बियॉन्ड माय मैनेजमेंट। लूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज एक फीमेल में बहुत हेडेक वाली चीज़ है। एलोपैथी के बेचारे डॉक्टर्स सपोजिटरी लोकल लेवल पे देते हैं, ओरल मेडिकेशन देते हैं, पर वो क्योर ही नहीं होता। वहाँ पे होम्योपैथी का बहुत अमेजिंग रोल है। फंगल केसेस अगर आप देखो, एलोपैथी में वो 3 महीने की कोर्स लेते हैं, फंगल इन्फेक्शन टाइमिंग ठीक हो जाता है पर वापस आता है। बरोबर। तो ये क्यों है? बिकॉज इम्यूनिटी आपकी तैयारी नहीं हो रही है। जब हम हमारी दवाइयाँ उसमें जब देते हैं द पेशेंट्स रिकवर नाइसली। तो ये हर पेशेंट को भी और एक डॉक्टर को भी पता होना चाहिए कि कोई चीज़ ख़राब नहीं है और कोई चीज़ एकदम ही भगवान की दी हुई ऐसी नहीं है। एवरीथिंग का एक बैलेंस आप बिठाओ तो आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो, ऐसा है। तर ज्यावेळेस समजा डिलिव्हरी झाली
त्यात आपण होमिओपॅथीची मदत घेतो. पण समजा डिलिव्हरी झाल्यानंतर पण काही महिलांना त्रास होतो किंवा कॉम्प्लिकेशन्स होतात, मग त्याच्यासाठी काय सांगा? अब ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि होम्योपैथी पोस्ट डिलीवरी में क्या कर सकता है। पोस्ट डिलीवरी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, अगर सीजरियन डिलीवरी हुआ तो उसके जो स्टिचेस होते उसमें होम्योपैथी का बहुत रोल आता है कि वो हीलिंग फास्ट हो सके एंड पेन भी कम से कम हो। दूसरा इंपॉर्टेंट केसेस होते कि डिलीवरी के बाद फीमेल को डिस्चार्ज निकलता है, लोकिया वर्ड यूज़ होता है बेसिकली मेडिकली, तो वो एक पोस्ट डिलीवरी डिस्चार्ज होता है वजाना से, जो काफ़ी बार बंद नहीं होता और कभी कभी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसमें होम्योपैथी का रोल आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट एब्सेस। जब वो मदर फीड करवा रही है उस चाइल्ड को, काफ़ी बार उस मदर के ब्रेस्ट में एक गांठें बन जाती है काफ़ी, हाँ वो लीड होती है, और काफ़ी बार वो टाइम पे भी उनको कट करके निकालना पड़ता है वो एब्सेस। अगर वो फीमेल होम्योपैथिक दवाइयाँ टाइम पे ले ले, वो ब्रेस्ट एब्सेस बिना सर्जरी के आप उसको क्योर कर सकते हैं। आई हैव मेनी केसेस जहाँ पे ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स रहे। कुछ केसेस में वो चाइल्ड फीड ही नहीं कर रहा, लैचिंग बोलते प्रोसेस, वो फीड ही नहीं कर रहा है, तो उसमें हम चाइल्ड को भी होम्योपैथिक दवाई देते हैं और मदर को भी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा रहता है मदर की इमोशनल स्टेट बरोबर नहीं रहती है, वो चाइल्ड को पता चलता है, उस कारण से वो फीड नहीं कर रहा होता है। एंड कुछ कुछ केसेस में मदर को निपल्स में क्रैक्स आ जाते हैं। अब वो टाइम पे एलोपैथी में बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, उसमें हम होम्योपैथिक इंटरनल मेडिकेशंस देते हैं जिससे वो क्रैक निपल्स भी फीमेल के अच्छे से क्योर होते हैं। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं। पोस्ट डिलीवरी वीकनेस बोलो, पोस्ट डिलीवरी मस्कुलर कंप्लेंट्स बोलो, पोस्ट डिलीवरी का काफ़ी बार फीमेल्स कंफर्ट मेंटल लेवल पे होती नहीं है। कुछ कुछ केसेस में आप देखोगे ना, डिलीवरी के बाद का एक डिप्रेसिव फेज रहता है जहाँ पे मदर बोलती है मुझे उस चाइल्ड को लेना ही नहीं है, ऐसी भी परिस्थिति खड़ी होती है, बिकॉज शी इज नॉट स्टेबल एट इमोशनल लेवल। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन आप उस टाइम पे उस फीमेल को देंगे तो उसका इमोशनल लेवल परफेक्ट होके वो पूरा का पूरा फेज स्मूथ हो जाता है उस पेशेंट के लिए। तो ये पोस्ट डिलीवरी फेज के लिए होम्योपैथी का रोल आता है। डिलिव्हरी झाल्यानंतर जास्त कॉम्प्लिकेशन वाटतंय मला। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट इजी फेज। अगर आप देखो ना, बच्चे भी अगर आप मैनेजमेंट आप देखो, जन्मने के बाद उनको काफ़ी बार इनका अम्बिलिकस रहता है, वहाँ पे इन्फेक्शन तैयार होता है, स्किन डिजीजेस तैयार होती है। एलोपैथी में क्या करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एलोपैथी को क्रिटिसाइज़ करूँगा कि एलोपैथी में वो लोग स्किन ऑइंटमेंट्स देते हैं। अब हमने हमारे सालों के हमारे डेटा और हमारे जो स्टैटिस्टिकल स्टडी उसमें ये देखा है कि अगर आप कोई स्किन डिजीज़ को लोकल लेवल पे कोई ऑइंटमेंट से ठीक करते हो, दैट गोज इनटू डीपर लेवल एट अ रेस्पिरेटरी लेवल और एट अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लेवल, या तो जॉइंट्स पे। इसीलिए वो फीमेल बच्चों को अगर आप देखोगे तो स्किन ऑइंटमेंट तो लगाया, उसके बाद सर्दी खांसी के इश्यूज़ काफ़ी लंबे समय तक चालू होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप होम्योपैथी से वो स्किन डिजीज़ टाइम पे ठीक कर लो विदाउट एनी लोकल एप्लीकेशन, ओरल मेडिकेशन, तो वो चाइल्ड बीमार आगे जाके काफ़ी कम रहता है। एंड पूरी इन्फेंट की जब सभी मैनेजमेंट आप हेल्थ डिजीज़ देखो, कोई कोई इन्फेंट को क्रैडल कैप होता है, यानी कि यहाँ पे एक डेंड्रफ का एक अलग ही लेयर होता है जो निकलता ही नहीं है, उसमें होम्योपैथी का रोल आता है। उसके सर्दी खांसी के इश्यूज़ में आता है। काफ़ी बार बच्चे बिना वजह रो रहे हैं, रोए जाए पर आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है, उसको कॉलिकैड दे दिया, कान के ड्रॉप दे दिए, नाक के ड्रॉप दे दिए। बट इन ट्रबल बेबीज़ को भी मैनेजमेंट में होम्योपैथी का रोल आता है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा था इमोशनल लेवल के हमारे पास डेटा है। तो ये सब चीज़ों में होम्योपैथी की आप ले सकते हो हेल्प। ओके, तर म्हणजे सगळ्याच गोष्टी आपण मदत घेऊ शकतो. पण मग इथं मला काही क्वेश्चन विचारायचे की जर समजा की आता मला समजलं की सुरुवातीला पण मदत करतो, नंतर पण करतो, बरोबर, पण आता पेशंटला जायचंय समजा हाँ किंवा एखाद्याला प्रेग्नन्सी आता कन्सीव्ह करायचा विचार करतो, म्हणजे ट्रीटमेंट कधीपासून चालू केली पाहिजे होमिओपॅथी? सी, अगर वो फीमेल को मेंस्ट्रुअल हेल्थ इश्यूज रहे हैं तो येस शी शुड अप्रोच द होम्योपैथ बिफोर कंसीविंग, क्योंकि देखो मेंस्ट्रुअल इश्यूज रहा है मतलब कहीं ना कहीं यूट्रस की हेल्थ अच्छी नहीं है ना। तो आप अगर उस समय पे होम्योपैथी की आप हमारी थेरेपी करते हो एटलीस्ट 3 months to 6 months एंड फिर आप कंसीव करते हो, तो जो मिसकैरेजेस जैसे सिचुएशन डेवलप होते हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सडनली डायबिटीज़ डेवलप होती है, हाइपरटेंशन डेवलप होता है, तो ये चीज़ों से हम बचा भी पाते हैं। और अगर आए भी हो तो मैं आपको ये कह दूं कि हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट्स को मैनेज करवाने में हेल्प करते हैं। तो इन सभी तरीके से वो फीमेल जो जिसको मेंस्ट्रुअल हेल्थ इश्यूज रहा है कंसीव होने से पहले हमारी होम्योपैथी की हेल्प 100% ले सकती है। म्हणजे सुरुवातीपासूनच? यस यस यस। पण मग सुरुवातीपासून जर समजा ट्रीटमेंट घेतली तर त्याचा शेवटपर्यंत जर
स्टडी केला तर हाँ. त्याची कॉस्टिंग किती येते, म्हणजे खर्च किती लागतो? देखो मंथली मेडिसिन का कहीं पर भी इट रेंजेस एनीवेयर फ्रॉम 1000 to 2000 रुपीज़ एट अ मंथली बेसिस. ओके, तो अगर आप उसके 6 मंथ्स की थेरेपी देखो तो 6000 to ठीक आहे, म्हणजे हाँ. एवढं पण काही असे चार्ज नाही. आप आईवीएफ के हाँ. कंपेयर में करो, आपका एक सेशन 1.5 से 2.5 लाख के बीच में जाता है, एंड उसमें भी श्योरिटी कुछ नहीं है कि वो आईवीएफ आपने करवाया सक्सेसफुल होईल तो सक्सेसफुल. फीमेल्स काफ़ी बार हमारे पास ऐसे कपल्स आते हैं जिन्होंने 3-3 बार 4-4 बार ट्राई किया, और आईवीएफ की जो थेरेपी है उसमें जो इंजेक्शंस लगते हैं उसके आपकी पूरी हेल्थ की कितनी डिस्टर्बेंस होती है. फीमेल्स के थायराइड डिजीज़ आ जाती है, कभी कभी डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है, उनकी पूरी हेल्थ स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है. उस कंपेयर में आप होम्योपैथी ले रहे हो, भले आप उसका साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है एटलीस्ट, और आपकी हेल्थ तो होम्योस्टेसिस की तरीके से परफेक्शन पे तो आ ही रही है. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एक फीमेल के लिए, ऐसा है. आता एक शेवटचा क्वेश्चन घेऊया की Yes. समजा होमिओपॅथीशी रिलेटेड असे कुठले समजा गैरसमज आहेत की जे लोकांमध्ये आहेत? देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिथ है कि सबसे पहले तो होम्योपैथी स्लो काम Slow करता है. उस चक्कर में लोग डरते हैं कि भाई हम आपके पास आए नहीं. पर देखो 2-3 चीज़ें समझो. आप अगर अपने हेल्थ को एक क्योर की तरफ लेके जाना चाहते हो तो होम्योपैथी से बेस्ट कोई आंसर नहीं है. दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपको बहुत इजी तरीके से आप उसको कंज्यूम कर सकते हो. आप उसको कॉम्प्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप पूरी थेरेपी ढंग से कर सकते हो. यही आप अगर आपको मैं कहूँ कि आयुर्वेद के भस्म आप डेली लो, पेशेंट काफ़ी बार फ्रस्ट्रेट होते कि 1-2 महीने बाद छोड़ देते. तो ये कॉम्प्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू होम्योपैथी का बहुत अच्छा आपको हेल्प मिलता है. एंड वापस से मैं टॉपिक पे आता हूँ कि स्लो काम करता है क्या. देखो अक्यूट केसेस रहते हैं. अभी मेरे पास पीडियाट्रिक्स में आते माँ बाप के, सर अभी उसको फीवर हुआ है, लूज मोशन हुआ है या सर्दी पकड़ी है, तो हम उसको 5 to 7 डेज़ में क्योर करके हेल्प करते हैं. उतना ही टाइम आप एलोपैथी में भी दे रहे हो. 5 डेज से पहले कोई भी पीडियाट्रिशियन भी आपको कहेगा कि भाई आप मेरे पास आइए मत, क्योंकि वो उतना टाइम लेने वाली है वो डिजीज़ ठीक होने में. तो इट इज़ अ फास्ट सिस्टम ऑफ क्योर. अगर वो डिजीज़ जूनी है तो देखो जूनी है तो इतने सालों से ग्रेजुअली डेवलप हुई है, तो उसको ठीक होने में कुछ मंथ्स तो देखो हम मांगने वाले हैं आपको. बरं, होमिओपॅथीमध्ये स्टेरॉइड्स वगैरे असतात का? काफ़ी सालों से होम्योपैथी को बदनाम किया जा रहा था कि होम्योपैथी में स्टेरॉयड यूज़ होता है. अब ये बेसिकली ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमारे पास जो हमारी दवाइयाँ देने के 2-3 तरीके हैं. एक होता है कि हम पिल्स फॉर्म में देते हैं, जो बहुत फेमस है कि बच्चे बोलते हैं कि हमें पिल्स खिलाओ और माँ बाप बोलते हैं चलो आप होम्योपैथी ले लीजिए. सेकंड तरीका रहता है हम ड्रॉप फॉर्म में मेडिसिन देते हैं. थर्ड जो फॉर्म होता है बेसिकली हम पाउडर फॉर्म में देते हैं मेडिसिन. अब वो पाउडर होता क्या है, वो पाउडर को देख के लोग बोलते हैं कि ये स्टीरॉयड का पाउडर डाला है और आप उससे क्योर कर रहे हो. नहीं, वो पाउडर बेसिकली शुगर ऑफ मिल से बनता है, यानी कि शुगर केन जो रहता है ना उसको हाईली प्रोसेस करके वो पाउडर तैयार किया जाता है. पर वो पाउडर मेडिसिन नहीं है. वो पाउडर में हम मेडिसिन के ड्रॉप डालते हैं और फिर दिया. तो पाउडर इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ व्हीकल. तो ये जो मिथ है कि स्टीरॉयड दिया जाता है, तो ये सब मिथ्स है बेसिकली. अगर आपको चाहिए हमारी मेडिसिन आप लैब में टेस्ट करवा सकते हो एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि उसमें स्टीरॉयड है कि नहीं है. ये पहले के ज़माने में ऐसा बोल के लोग डरते भी थे, बट नाउ पीपल आर लर्नड, दे नो व्हाट वी आर यूजिंग. पूरा हमारा जो फार्मेसी रहता है इट्स एन ओपन फार्मेसी. पेशेंट्स कैन कम ओवर देयर, चेक इट आउट, क्या मेडिसिन डाल रहे हैं, कौन सी कंपनी की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं. एंड एक बहुत प्रॉपर क्वालिटेटिव प्रोसेस के थ्रू ये दवाइयाँ बनाई जाती है. इसमें स्टेरॉइड वगैरह का कोई ऐसा रॉन्ग तथ्य है ये सब जो. ओके, पण मग एक म्हणजे कॉमेडी गोष्ट सांगतो बोलो ना. की आता समजा आपण ॲलोपॅथीच्या डॉक्टरकडे गेलो हाँ. की त्याच्याकडे कसे वेगवेगळे टॅबलेट्स असतात, बरोबर या आहे. कंपनीची ही टॅबलेट त्या कंपनीची. हाँ. पण होमिओपॅथीच्या डॉक्टरकडे सगळ्या त्या साखरेच्याच गोळ्या असतात छोट्या छोट्या. मग हेच कळत नाही की कोणत्या ह्याची सगळ्या सारख्याच दिसतात. बरोबर. ये काफी जन मुझे आके पूछते हैं कि भाई सर आप खाली वो पिल्स से हाँ. कैसे ठीक करोगे. आणि ते कोणत्या कंपनीचे आहे काय काहीच माहिती नसतं. सो पिल्स बेसिकली आर ए व्हीकल क्या है कि एक हमारा दवाई देने का तरीका है. तो पिल्स को हम बॉटल में भरते हैं एंड उसके ऊपर हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की ड्रॉप्स डालते हैं. ड्रॉप्स आर द मेन मेडिसिन जिसके अंदर एनर्जी कंजर्व की जाती है उस ओरिजिनल ड्रग सब्सटेंस का. तो आप मुझे ये भी पूछोगे ना कि सर आपने कभी कभी हम सिल्वर से मेडिसिन बना रहे हैं, गोल्ड से मेडिसिन बना रहे हैं, तो आपने वो प्रॉपर सब्सटेंस ही दे दिया. नहीं, हमने उस सब्सटेंस की एनर्जी कंजर्व की है उस लिक्विड के अंदर एंड वो आपको दी गई है. एक सिंपल एग्जांपल से आपको अगर समझाना चाहो कि हम काफ़ी बार बचपन में मैग्नेट्स से खेलते थे. मैग्नेट और आयरन को अगर आप बाजू में कुछ देर के रखो और उसको अलग करो तो वो आयरन का सब्सटेंस मैग्नेट जैसा काम करता है. ध्यान दिया है कभी. अब ये क्या हुआ है, तो ये ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी हुई है. तो
तो ये जो प्रोसेस था जहाँ पे मैग्नेट की एनर्जी आयरन में कुछ समय के लिए आई है, तो यही प्रोसेस आप समवॉट समझ सकते हो होम्योपैथी में भी यूज़ होता है। हमारे जो ड्रग सब्सटेंस रहते हैं, जैसे हमने आयरन लिया, आयरन को हमारे शुगर ऑफ मिल्क के साथ क्रश करके, वो जो शुगर ऑफ मिल्क है उसमें आयरन के डायनामिक एनर्जी ट्रांसफरेंस होती है, और वो एनर्जी हम आपको टंग पे देते हैं। एंड टंग में सेंटिएंट नर्व्स होती है, वो नर्व के थ्रू आपकी इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है, एंड देन इट वर्क्स ऑन इट्स ओन। सो होम्योपैथी में हम काफ़ी बार हमें पूछते हैं लोग कि आप ठीक कैसे करते हो, तो होम्योपैथिक दवाइयों का काम आपके बॉडी को स्टिमुलेट करके ट्रेन करना है, ताकि वो खुद ही उस चीज़ को मैनेज करे, ताकि जब अगली बार वो इन्फेक्शन आए तो वापस से दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, आपकी इम्यूनिटी ट्रेंड है। यही जगह पे आप एलोपैथी का देखो तो आप देखते हो काफ़ी बार पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि सर हम गए सर के पास, पहली बार उन्होंने एक एंटीबायोटिक दी, वो टाइम तो ठीक हो गया, अगली बार दूसरी एंटीबायोटिक, तीसरी बार कोई तीसरी एंटीबायोटिक। तो ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। तो उसमें चाइल्ड का इम्यून सिस्टम तो कोई एक्टिवेट हो ही नहीं रहा है, बिकॉज एलोपैथी में वो कैसे बोलता है कि आ बेटा तू बैठ बाजू में, मैं एंटीबायोटिक हूँ, मैं काम करता हूँ, तेरे सिस्टम को ठीक करता हूँ, बाद में का बाद में देखा जाएगा। और बाद में देखा जाने में ऐसा कोई होता ही नहीं, बिकॉज अगर आप उस पर्सन को ट्रेन ही नहीं कर रहे हो उसकी इम्यूनिटी को, तो वो बार बार वीक होने वाली है। और यहाँ पे होम्योपैथी का रोल बहुत अलग आ जाता है। होम्योपैथी ट्रेन्स योर इम्यूनिटी सो दैट अगली बार आप किसी और के कांटेक्ट में भी आओ ना, तो आप इतना जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। अंटिल सेकंड कारण आपके इमोशनल लेवल वीक है, देन यू कैन फॉल इल। तो ऐसा है ये। म्हणजे ॲलोपॅथीपेक्षा शॉर्ट टर्म सोल्युशनपेक्षा लॉंग टर्म वरती तुम्ही जास्त आप एक प्रॉपर तरीके से ठीक होने की कोशिश करोगे तो आप लंबे समय तक खुद से भी ठीक रहोगे। अदरवाइज तो अभी आज दर्द हुआ, एक खाया, पर आप दर्द के कारण को ठीक नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आपकी बैक मसल्स वीक है, आप उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे तो रोज़ कितनी पेन किलर्स खाओगे। ये बात बहुत इस तरीके से आप सिंपल देख सकते हो। तो यू नीड टू ट्रेन दैट बॉडी टू मॅनेज ऑन इट्स ओन। ओके, मी म्हणजे हे पण ऐकलंय हां. की समजा आपण होमिओपॅथीच्या गोळ्या जर घ्यायला चालू केलं हां. तर बाकीची आपली पण हेल्थ चांगली होते, जसं की केसांची ग्रोथ चांगली होते हाँ. किंवा बाकीच्या बॉडीला पण फायदा. सो आपकी बॉडी ओवरऑल तरीके से बैलेंस फॉर्म में आ रही है, जहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस में भी आप काफ़ी पेशेंट आते हैं हमारे पास कि उन्होंने एक फिजिकल कंप्लेन के लिए हमारे से थेरेपी रही, अगली बार जब फॉलोअप में आते कि सर मेरा एक इमोशनल लेवल भी एक ऐसे परफेक्शन पे आया कि मैं जो काम पहले एकदम ढीला होके या बिना मन के या ध्यान से कर रहा था, नाउ आई एम एबल टू डू इट इन अ मोर अटेंटिव वे। तो ये एक डबल बेनिफिट आप एक तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हो। आणि आजपर्यंत तुमचं सगळ्यात चॅलेंजिंग केस कुठली होती? कोविड वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग फेज, बिकॉज कोविड के बारे में मैं हर बार कहता हूँ ना, इट ब्रिंग्स अ न्यू एनर्जी इन मी, बिकॉज दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग फेज फॉर ऑल द डॉक्टर्स इन द होल वर्ल्ड। बिकॉज आपको उस बीमारी का ना पैथोलॉजी के बारे में पता, ना उस बीमारी का साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में क्या होने वाला, ना उसका ट्रीटमेंट पता। और इस जगह पे हमने हमारे अक्यूट सिस्टम का जो हमारे पास नॉलेज था, जो हम आप कहते हो ना कि सर्दी खांसी में कैसे आप जल्दी ठीक कर रहे हो, तो ये नॉलेज हमारे पास था। कोविड का हमें इतना पता चल गया था कि ये 15 दिन तक बुखार चल रहा है, और उस फेज़ को अगर उस पेशेंट ने पार कर लिया फिर द हेल्प ऑफ द मेडिसिन, तो वो ठीक होना ही है, बिकॉज इट्स वॉज अ वायरल डिजीज़। ये कोई बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं था, कोविड वॉज अ वायरस। उस वायरस का देखो, कोई भी वायरस रहता है ना, उसका शेल्फ लाइफ नॉर्मल वायरस का 5 दिन रहता है, और कोविड के वायरस का शेल्फ लाइफ था 15 दिन। अगर वो 15 दिन उस पेशेंट ने पार कर लिए, वो बचने के चांसेस उसके मैक्सिमम रहते थे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में हम उसके लंग पे काम कर रहे थे, प्लस उस वायरस की पैथोलॉजी पे काम कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। एंड पेशेंट्स उसमें जब रिकवर करते थे तो दे वर जॉइनिंग देयर ऑफिसेज इमीडिएटली। ये हम एलोपैथी में देखते थे। त्याचे काही साईड इफेक्ट पण नसते. एलोपैथी में साइड इफेक्ट ऐसे हो रहे थे कि सर आप मानोगे नहीं, वो पेशेंट 15 दिन के बाद भी 15 दिन बीमार रह रहा था। अगर आप ऑनलाइन देखोगे, काफ़ी जन कह रहे हैं कि अभी हमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस, एक अपने काफ़ी फेमस यूट्यूबर है डॉक्टर इमरान पटेल, पीडियाट्रिशियन है, उन्होंने रिसेंटली एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कारण हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट करवाया। अब ये क्यों हुआ, उन्होंने खुद भी उनके एक वीडियो में कहा था कि ये कोविड की देन है। तो ये कोविड में स्टीरॉइड्स आणि बऱ्याच लोकांना म्हणजे आता ते साईड इफेक्ट जाणवत आहेत. हाँ, तो ये स्टीरॉइड्स जो यूज़ होती थी, रेमडेसिविर जो यूज़ होती थी, उसके बहुत लंबे साइड इफ़ेक्ट्स रहे हैं। और मेरे आप अगर रिकॉर्ड्स में देखो तो वी हैड ट्रीटेड मोर देन 400 पेशेंट्स ऑफ कोविड विद होम्योपैथिक मेडिसिन। उनके परिवारजन तो बहुत अलग टॉपिक है, पर उन पेशेंट्स के आज आप हेल्थ स्टेटस देखो, दे आर परफेक्टली फाइन। तो ये चैलेंजिंग भी बोलो, बट एक
बहुत इट वाज अ डिफरेंट फेज जहाँ पे हम होम्योपैथी का रोल इतने बड़े लेवल पे दिखा पा रहे थे. ओके. तो एक अच्छा Yes. आप कह सकते हो. तर आज तर मला खूप जास्त मजा आली या पॉडकास्टमध्ये, कारण एक वेगळा सब्जेक्ट होता. Yes. त्याच्याबद्दल मला पण बरंच काही जाणून घ्यायचं होतं, आणि आशा आहे की आपली जी ऑडियन्स आहे त्यांना पण ही इन्फॉर्मेशन खूप Yes. युजफुल ठरली असेल. तर थँक्यू सो मच सौरभजी, तुम्ही या पॉडकास्टवरती आले. थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपके थ्रू मैं लोगों को एक होम्योपैथी का प्योर फेस भी दिखा सकता हूँ. एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, नाउ डेज पीपल ऑनलाइन और यूट्यूब पे देख के कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन यूज़ करते हैं. हम बेसिकली क्लासिकल होम्योपैथ्स बोले जाते हैं जहाँ पे हम एक डिजीज़ की सिंगल मेडिसिन के थ्रू ठीक करते हैं. बट नाउ डेज एक प्रचलन रहा है कि मल्टी कॉम्बिनेशन मेडिसिन यूज़ करो और आपको ये बीमारी, आप ये दवाई ले लो और आप ठीक हो जाओगे. नहीं, अगर आप प्योर होम्योपैथी अगर आप समझना चाहते हो तो प्योर होम्योपैथी का जो काम है वो क्योर करना है. अभी जो चल रहा है ऑनलाइन, अगर यूट्यूब पे या तो कहीं पर भी आप पढ़ते हो कि R32 या सम कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, तो वो आपको एलोपैथिक तरीके से ही काम करेगा कि आपने जब तक लिया तब तक आप ठीक हो, पर कुछ दिनों के या कुछ महीनों के बाद आप वापस बीमार होने वाले हो. दैट इज़ नॉट द प्योर वे ऑफ प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी. तो ये मैं एक डिस्क्लेमर की तरह लोगों को इन्फॉर्म भी करना चाहूँगा कि बोलने में तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. अभी जैसे मैंने दवाइयों के नाम कहे, पर मैंने ये नहीं बताया कि तरीका क्या है. बिकॉज ये कोई ऐसे चना कुरमुरा नहीं है कि जिसके मन में आया वो खा ले ऐसा. इट्स अ प्रॉपर सिस्टम. और आप प्रॉपर होम्योपैथ घर के नज़दीक अगर आप अपने जाओगे तो उनसे जब थेरेपी लेके आप ठीक होंगे ना, तो आप मुझे याद करोगे कि सर आपने राइट गाइडेंस दी हमें. बरोबर. आणि खरंच थँक्यू सो मच. आणि जर समजा आपली जी ऑडियन्स आहे येस, त्यांना जर काही क्वेश्चन्स असले तर डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि कमेंट्समध्ये आपण तुमच्या लिंक्स देऊन टाकू. 100%. ते डायरेक्टली तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतो. Sure, sure. We would always be available to help you, and remain safe, and you can take help of homeopathy and healthy रहिए. येस, थँक्यू सो मच. Thank you.